हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है जो बताएंगे कि आखिर इस बजट से उम्मीद क्या क्या हो सकती है। दीपांशु मोहन प्रोफेसर हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव कपूर एमडी स्टीलबर्ड हेलमेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। एसपी शर्मा चीफ इकोनॉमिस्ट पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परिया जी सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और उम्मीदें जेटली की पोटली से बहुत कुछ है, लेकिन क्या और कहां पर आम आदमी को राहत मिल पाएगी? एसपी शर्मा साहब, किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं? क्योंकि 2 घंटे बाद, ठीक 2 घंटे भी नहीं है, अब तो 2 घंटे से भी कम का समय बचा है। किस तरह की उम्मीदें इस बजट से की जा सकती हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम समझते हैं कि ये लोगों का बजट होगा, आम आदमी का बजट होगा, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से इंडिकेशन आया है कि सरकार का फोकस जो है वो एजुकेशन के ऊपर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो तीनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। एक तो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इकोनॉमी में जो उम्मीद है कि कोई सरकार एक अच्छा पॉलिसी लेके आएगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंसेंटिव्स इंडस्ट्री को मिलेंगे, ये एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम होगा सरकार की तरफ से अगर ऐसा हो जाता है। और दूसरा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें जुटी हुई हैं। और तीसरा, जो एजुकेशन के ऊपर, जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल वो खरा उतरेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी अब रिबाउंड कर चुकी है और लोगों के जो दूसरी इकोनॉमीज हैं उनके काफी जो एक्सपोर्ट्स हैं अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमें भी अपना जो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स है उसको इंप्रूव करना है, हमें भी अपना जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाना है। और खासकर हम समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक मेजर फोकस सरकार का होना चाहिए, क्योंकि रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी रिफॉर्म्स पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं और उनमें और ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्टरी है वो जो एक्सपेंड हो रहा है, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन शर्मा जी, मैं आपको एक और, चूंकि आप पीएचडी चैंबर्स में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री की बिग पिक्चर इस बजट में क्या होगी? हम उस बिग पिक्चर को समझना चाह रहे हैं आपसे कि इंडस्ट्री को लेकर खासतौर पर जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद क्या बिग पिक्चर इंडस्ट्री के लिए है इस बजट में? देखिए, जो डिमोनेटाइजेशन का कंफ्यूजिंग इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है। जीएसटी की जो टीथिंग प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो चुकी हैं। जीएसटी अब एक्चुअल में एक गुड एंड सिंपल टैक्स बनता चला जा रहा है। और जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उम्मीद है वो कॉर्पोरेट टैक्स को लेके है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम होकर 25% पे आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री इसको पीछे के 5 साल से वेट कर रही है और इस साल उम्मीद है कि ये बजट खरा उतरेगा। और दूसरा, इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंसेंटिव्स एमएसएमई सेक्टर में, जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि एमएसएमई सेक्टर जितना भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा उसके साथ उसको इंसेंटिव्स के साथ जोड़ा जाए। और तीसरी, जो एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं, खास करके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो उनको सही समय पे कर्ज नहीं मिल पाता है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो ग्राउंड लेवल पे खरा उतरना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए। ये कुछ इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं जो इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि इस साल इस बजट में ये जरूर होगा। चलिए, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि एक बड़ा दिन है और इस वक्त देश की उम्मीदें इस बजट पर टिकी हुई हैं। राघवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, इस बजट से उम्मीदें हैं। अरुण जेटली अपने सारे प्रोटोकॉल्स को निभाते हुए इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ चुके हैं और शायद प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। हमें ये बताइए, सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं मार्केट के? देखिए, बाजार में कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया जा रहा है कि उभरने की जरूरत है। कई सेक्टर हैं जिसमें जीएसटी जब लागू हुई उसके बाद से लोगों में, एक तो पहले शुरुआत में जो दौर था जब जीएसटी को समझने में वक्त लगा, जीएसटी की प्रक्रिया को सरल किया गया और बार बार जो संशोधन किए गए, राहत दी गई अलग अलग लोगों को, लेकिन लोग अब भी मानते हैं कि एक जिस तरह की राहत बजट में होनी चाहिए, क्या सरकार वो दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जीएसटी के बाद पहली बार बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन
बहुत खुशखबरी होगी या बहुत लोगों को खुश करने वाली बातें होंगी, ऐसा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में संकेत भी दिया था कि चुनावी बजट उसको कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, इस साल के आखिरी में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश जरूर की जाएगी इस बजट में। दूसरी तरफ किसानों को बड़ी राहत देने की बात हो सकती है, इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये तमाम ऐसी कयास हैं जो अभी चर्चा में है, लेकिन चूंकि जब अरुण जेटली का पिटारा खुलेगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो बाजार पटरी से फिलहाल उतरा हुआ है कुछ हद तक, उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को झटका लगा था नोटबंदी के बाद से, वो अब तक नहीं उभर पाया है, उस बाजार को भी ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाएगी। एजुकेशन सेक्टर पर भी बजट बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बेहतर सुविधाएं हों और अच्छी व्यवस्था बने। तो ये तमाम ऐसी चीजें होंगी कि सरकार को हर वर्ग को साधने के लिए एक जो आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि पहली बार एक अलग अंदाज का बजट आएगा और कोशिश सरकार जरूर करेगी कि लोगों को कुछ न कुछ सकारात्मक मैसेज जाए और लोग का यकीन ये बढ़े कि सरकार वाकई जो बार बार नारा देती है बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, तो इस बजट में एक चुनौती जरूर है कि क्या वाकई सरकार सबके साथ है और सबका विकास चाहती है, और चाहती है तो किस फॉर्मूला क्या होगा उसका। चलिए, तो देश को तो उम्मीदें हैं ही, और अब बस 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है और देश ये जानेगा भी कि आखिर 1 साल वो किस हैसियत में आर्थिक तौर पर जी पाएगा। राजीव कपूर जी एमडी हैं स्टीलबर्ड हेलमेट्स के, और अगर आप एक बड़ी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं राजीव जी, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, पहला सवाल मेरा एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, रोजगार को लेकर है। इस बजट से इंडस्ट्री में और खासतौर पर एक कंपनी के एग्जाम्पल के तौर पर भी आप रख सकते हैं कि क्या आप उम्मीद कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार, हम हिंदुस्तान में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, जहां इतनी पॉपुलेशन है हम सर्विस इंडस्ट्री से नहीं चल सकते। हमें अपने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ही पड़ेगा। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारा जो युवा भटक रहा है उसको रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट को बहुत कोशिश करनी चाहिए कि रूरल एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगाएं, उनको इंसेंटिव्स दें, लोगों को लैंड्स दें, बिल्डिंग्स दें, विद द कंडीशन कि भैया आप 500 एम्प्लॉयज रखेंगे, 1000 एम्प्लॉयज रखेंगे तो हम आपको ये इंसेंटिव्स देंगे। उससे इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लग्जरीज आइटम है, जो अमीरों के लिए, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दें, और जो लोगों को चाहिए, जो गरीबों के लिए आइटम्स हैं, जो मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, उसके ऊपर टैक्सेस घटा दें। सिगरेट्स पे, तंबाकू पे, विस्कीज पे, इन सब के ऊपर इनको टैक्सेस डबल कर देने चाहिए, और जो रोजमर्रा की आइटम्स हैं उसको सस्ता करना चाहिए। जैसे लग्जरीज गाड़ीज हैं, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दें, स्कूटर मोटरसाइकिल्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस घटा दें, जो 40,000 से नीचे मोटरसाइकिल स्कूटर्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस घटा दें। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, चीजें सस्ती होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हिंदुस्तान तरक्की करेगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर से भी आ रही है। इससे पहले मैं दीपांशु जी के पास जाऊं, एक एजुकेशन के ऊपर किस तरह की नजर वो पारखी रखते हैं, लेकिन उससे पहले नपरिया साहब, राजेश नपरिया जी, विश्लेषक के तौर पर आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे पूर्णकालिक बजट होगा इस सरकार का? देखिए, सारा सूत्र इस बात पर डिपेंड है इस बजट में जेटली जी कितना कर पाएंगे, कितना मोदी जी की इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। ये सामान्य से समान आदमी की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला बजट होगा, ऐसा मोदी जी ने सबसे लास्ट इंटरव्यू में कहा है। ये इस बात पर केवल डिपेंड करता है कि सरकार अपनी आय से कितना अधिक खर्च करने को तैयार है। मतलब सीधा ये है, जो फिस्कल डेफिसिट का एक आंकड़ा आता है उसको वो 3% पे रखेंगे या 3.2 पे रखेंगे या बढ़ाएंगे। यदि वो बढ़ाते हैं तो बहुत से लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी। यदि इसको 3 पॉइंट पे रखा तो वित्त मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद, सबसे पहले प्रार्थना ये होना चाहिए कि वो अपने दुराग्रह को, जो फाइनेंशियल डेफिसिट को लेकर बना रखा है, उसे तोड़ें। जब भी सबको इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, किसानों को कुछ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च पड़ेगा, आदि आदि। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्शन बजट होगा या फाइनेंशियल प्रूडेंस का बजट होगा। का सीधा सा मतलब ये है, यदि इलेक्शन बजट में देंगे तो आप तमाम प्रकार की रेवड़ियां बांटेंगे, लेकिन जो आर्थिक दिक्कतें हैं, आपकी आर्थिक दर गिरी हुई है, मांग नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, यदि इनको पटरी पर नहीं लाएंगे
तो आप जितनी भी राहत दे रहे हैं उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। पहली आवश्यकता इस बात की है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के उपाय हों, उसके साथ सब लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। सेटिस्फाई करने के चक्कर में लग गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली बात यह है, पहले रोजगार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, उसके बाद बाकी लोगों की मांग पूरी करेंगे तो उनके शरीर में लगेगा, नहीं तो वो खुराक भी जो आप उन्हें देने जा रहे हैं वो भी उनके काम नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो बहुत है, और जिस तरह से आपने सामने रखी है चीजों को, इस पर भी नजर जरूर रखी होगी, क्योंकि सारे वहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं बजट बताते हुए। एपी शुक्ला साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। लेकिन दीपांशु जी, एक प्रोफेसर के तौर पर जब आप इस बजट को देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कुछ आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, मेरा खुद का मानना है कि एजुकेशन जो कि एक मेजर अंडर इन्वेस्टेड एरिया रहा है, एटलीस्ट कम टू कम गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर 4% से कम रहा है। एंड अगर इस बजट को देखा जाए तो थोड़ा फिस्कल लेवी गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज जीएसटी के जो रेवेन्यूज आए हैं और जिससे उनको एक गेन मिला है, एटलीस्ट एक साल के लिए ये चीज जरूर देखी जा सकती है कि सब्सटैंशियल अगर राइज किया जाए एजुकेशन इन्वेस्टमेंट में, वो ओवरऑल फंडिंग में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन तो ज्यादातर निग्लेक्टेड ही रहा है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है स्पेंडिंग की। मगर एजुकेशन में जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर जीएसटी का केस लूं, एक बहुत ही एम्बिग्यूटी रखी हुई है कि एजुकेशनल सर्विस पे जीएसटी का कोई लेवी नहीं है। मगर अगर आप देखें कि टेक्निकल एड जो प्रोवाइड किया जाता है फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए या टेक्निकल एड या वोकेशन एजुकेशन के लिए, उस पर 5% का लेवी है। 12% का लेवी है फॉर प्रोक्योरिंग एनी इक्विपमेंट। अगर कोई आप वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पर 12%। सो जो इनपुट कॉस्ट है वो सब्सटैंशियली हाई है। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वित्त मंत्री और ज्यादातर एजुकेशन मिनिस्टर्स के लिए भी और कैबिनेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक और पॉइंट मैं बस रखना चाहूंगा जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्रिटिकल है। एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सब्सटैंशियली हाई रहा है पिछले 1-2 डेकेड। इनफैक्ट आखिरी 15 सालों 20 सालों में मेजर इन्वेस्टमेंट ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आया है। तो जो रेगुलेटरी ईज है उसको कम करने की बहुत जरूरत है एक तरीके से एक्सेस बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक ये 2 की पॉइंट एजुकेशन के लिए है। बाकी हम लोग आगे बिल्कुल हम लोग आगे इस बात को इसलिए भी बढ़ाएंगे क्योंकि वित्त मंत्री तो राष्ट्रपति से मिलने पहुंच चुके हैं, लेकिन वित्त राज्य मंत्रियों का क्या कहना है इस बजट को लेकर, जरा ये भी सुनिए। जनहित और राष्ट्रहित दोनों का यह बजट रहेगा, बहुत अच्छा बजट रहेगा। किसानों की भी कई समस्याएं हैं सर। उस जनहित में किसान सम्मिलित है भाई, किसान को हम इग्नोर थोड़े कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सर, चूंकि राहत, टैक्स में राहत की बात की जा रही है, आप एक तरीके से थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चुनावी बजट है, क्या उम्मीदवार कर सकते हैं, क्या बेहतर हो? नहीं, बजट चुनावी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा इसके लिए लगे रहते हैं, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। तो चुनाव के लिए नहीं कुछ कम करते हैं, तो चुनाव तो जनता लड़ाती है और उसमें हमको सफलता मिलेगी। दिस बजट विल बी बेनिफिटेड फॉर दिस whole India, for all the community. Okay. तो कहीं ना कहीं राज्य मंत्रियों को आपने सुना और लोक लुभावन ये बजट होगा। एपी शुक्ला साहब, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर बाजार की स्थिति तो अभी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बजट से क्या सुधरेगी स्थिति? अभी सुधरी हुई है, कोई उसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो मार्केट में चर्चा है कि कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा, अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर जी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो मार्केट में काफी बड़ी तेजी बन जाएगी। इसलिए कि फॉरेन का फ्लो बना हुआ है और जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी 3rd क्वार्टर के, वो काफी एक्साइटिंग है। कभी कभी और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बजट से ही बाजार चढ़ता है और बजट से ही बाजार गिरता है। ये चूंकि पूर्णकालिक बजट है इस सरकार का और आखिरी बजट है, इसके बाद चुनावी बजट हो जाएगा, तो इंडस्ट्री के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं, ये बताएं। देखिए, बजट को हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। ये बजट जो होगा वो गांव वालों का बजट होगा, शहर को भी मिलेगा
और एम्प्लॉइज को भी जो है उनको भी कुछ न कुछ गिफ्ट फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। रही बात ये कि इकोनॉमी की हालत में अभी जो है रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, जिससे जो पलायन है गांव का वो शहरों की ओर हो रहा है। अगर उन्हें वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और एवेन्यू मिलेगा तो वो शहरों की ओर कम पलायन करेंगे। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो उनको भी ऐसा कुछ किया जाए जिससे उन्हें कुछ रेगुलर इनकम मिल सके। उनको एमएसपी वगैरह जो है अगर उससे नीचे प्राइस जाता है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको उनके जो है फसल उसको खरीदना चाहिए। और जो बेचारे रियल में गरीब हैं, बीपीएल वाले हैं या जो उन्हें काम नहीं मिलता है, उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। लेकिन एसपी शर्मा साहब, चूंकि आप पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में हैं, कई इंडस्ट्रीज की समस्याओं को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम सिर्फ टैक्सेस और एम्प्लॉयमेंट के बीच कहीं फंस कर रह जाएं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर जो एक प्रावधान होना चाहिए पॉलिसीज में, उसके ऊपर ध्यान ना दें तो ये गलत होगा। किस तरह की उम्मीद इस बजट से, खासतौर पर इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रहा है पीछे के कुछ वर्षों में और मेक इन इंडिया प्रोग्राम सरकार ने अनाउंस किया है, तो उम्मीद है कि सरकार इसको आगे बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ जरूर अनाउंस करेगी। खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है वो अभी भी स्टैग्नेटेड है, 16-17% ही रहता है पूरे जीडीपी का, जिसको बढ़ा के हमें 25% करने की जरूरत है। और उसको 25% करने के लिए खासकर जो एमएसएमई सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उसकी बात होनी चाहिए, उसके लिए खास प्रावधान होने चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, इन सेक्टर्स के ऊपर खास फोकस बजट में रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। और हम समझते हैं कि ये सबका बजट होगा, ये खास किसी एक वर्ग के लिए नहीं होगा, ये किसी गांव के लिए, ये सबका बजट होगा, ये पूरे भारत का बजट होगा और सबका बजट। मैं आपको रोक रहा हूं एसपी शर्मा साहब, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। अभी बजट पेश होगा 11 बजे, लेकिन इंडस्ट्री के लिए और शेयर बाजार के लिए बड़ी खबर है और बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में 150 से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। और जैसा एपी शुक्ला साहब कह रहे थे कि बजट को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं बाजार के भीतर, हालांकि कई तरह के डर हैं और इससे पहले के 2 दिन अगर हम देखें तो शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन यह स्थिति आज के लिए तो कम से कम अनुकूल और माकूल नजर आ रही है। बजट अभी पेश नहीं हुआ है, लेकिन बढ़त के साथ ही बाजार खुला है। एसपी शर्मा साहब, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसमें आप सबको आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से, अगर वित्तीय घाटाओं को हम देखते रहें, समझते रहें, एनपीएस को हम समझते रहें, तो हम किस तरह से आगे की ग्रोथ की बात कर रहे हैं? देखिए, जो हमारा वित्तीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो बहुत सारी इकोनॉमी से बेहतर है, उसमें कुछ खास चिंता नहीं होनी चाहिए। वो 3.1% रहता है या 3.2 या 3 से, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रोथ को हम ओरिएंट करेंगे, अगर ग्रोथ को फोकस करेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी इंप्रूव होगा। और खुशी की बात यह है कि पीछे के कुछ महीनों में जो जीएसटी है उसमें न्यू टैक्स पेयर्स बहुत एंटर हुए हैं। खासकर जो अभी 50% का न्यू इंडायरेक्ट टैक्सेस में जो न्यू टैक्स पेयर्स आए हैं, उनसे हमारा रेवेन्यू और बढ़ने की उम्मीद है। और उम्मीद है कि वित्त मंत्री साहब जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं वो अगले साल के लिए अच्छी देंगे, क्योंकि इस साल जो ये फाइनेंशियल वर्ष है इसमें एक तो जीएसटी 1 महीना लेट इंप्लीमेंट हुआ था, तो उस वजह से जो जीएसटी का पूरा इफेक्ट है वो रेवेन्यू रिफ्लेक्शन में नहीं आया है। तो हम समझते हैं कि अगले वर्ष में जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होगी अच्छी होंगी और जो वित्तीय घाटा होगा वो विद इन कंट्रोल ही रहेगा। हो सकता है कि जो हमारा एंटीसिपेटेड ट्रैजेक्टरी था कि 3% पे आ जाएगा, उस तक वो ना आए, लेकिन वो ऐसा खराब भी नहीं होगा जो कि बहुत एक चिंता का विषय हो। लेकिन इस जंक्चर पे फोकस करने की जरूरत है। जब ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव कर रही है तो हमारा उस ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हो, उस चीज को फोकस करने के लिए हमें अपना जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फोकस किया जाना चाहिए और जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, सो दैट के हर एक आदमी जो है ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाए और एक ग्रोथ में इंक्लूसिव कंटेंट जो है वो इंसर्ट हो। तो हम समझते हैं कि वित्तीय वर्ष में जो फिस्कल डेफिसिट है वो कोई इतना चिंता का विषय नहीं रहेगा, लेकिन जो फोकस में जो चीजें रहेंगी वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और दूसरी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जो इंग्रेडिएंट हैं उनके ऊपर फोकस होगा। और खासकर जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो इंडस्ट्री को खुश करने के लिए, इंडस्ट्री का सेंटीमेंट इंक्रीज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में एक मेजर रिफॉर्म की उम्मीद की जा रही है। चलिए, मेजर रिफॉर्म की उम्मीद, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। 11 बजे के बाद आम लोगों को क्या मिलेगा ये देखना होगा।
सिद्धार्थ चांदुकर साहब फाउंडर सीईओ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार्टअप एक्सपर्ट के तौर पर भी हम इनसे आज बातचीत करेंगे। और ललित वाधवा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नोएडा से ही मेरे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। हम चूंकि बात कर रहे हैं बजट को लेकर, किस तरह के इंपैक्ट होगा मार्केट पर और खासतौर पर एक हर सेक्टर पर इंडस्ट्री के, तो ये सिद्धार्थ जी, स्टार्टअप एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिसको लेकर ये गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। स्टार्टअप को पिछले सभी बजटों में बूस्ट मिला है, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव उतना नहीं आ पाया है। कोशिश हुई है और ये इंडस्ट्री है जो समय के साथ ग्रोथ करती है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए क्या उम्मीद होनी चाहिए? देखो, जैसे आपने बोला, कई चीजें स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों में इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, पर 3-4 चीजों पर अगर कुछ समाधान किया जाए तो उसका बहुत फायदा होगा। पहली बात एंजल टैक्स के ऊपर है। देखिए, आज इंडियन स्टार्टअप जो मनी रेज करता है वो विदेशी या यूएस के सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी से वैसे ही कम रेज करता है। और अगर एक एंजल इन्वेस्टर ने अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे एक प्रीमियम पे अगर वैल्यूएशन की है, तो उस प्रीमियम के ऊपर ऑलमोस्ट 30.9% का टैक्स अगर पड़ता है, तो ऑलरेडी पैसा जो कम मिला है उससे 30% वो टैक्स में ही जा रहा है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज है। तो ये चीज तो अगर निकल जाए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर जितने लोग जो एंजल इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं वो सारे बहुत सारे उसमें फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उनके पास पैसा होता ही नहीं है। तो उन्हें और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ आज compete कर रहे हैं, तो उन्हें कैश की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पार्ट है जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, अगर आप लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर वो इन्वेस्टमेंट 1 साल के ऊपर होल्ड करते हैं तो उन्हें टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। बट अगर वही वेंचर कैपिटल अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है अनलिस्टेड कंपनीज में, तो उसको 2 साल के बाद उसको वापस से पैसा देना, टैक्स उसके ऊपर अप्लाई करता है। तो ये अगर इंक्रीज हो सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन जो एक वीसी का होता है वो 5 साल से 10 साल का होता है। ठीक है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आप चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। ललित वाधवा साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आप लोगों को तो प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया जब जीएसटी आया, जब नोटबंदी हुई। क्या इस बजट से उम्मीद है और किस तरह से आप लोगों को लगता है कि जो सबके अकाउंट्स हैं, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूं कि सबके अकाउंट्स किस तरह से मैनेज हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं? आप ही लोगों के हवाले रहता है सब। देखिए, जिस तरह से पिछले 3 साल में गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है और हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स हुए हैं, हिंदुस्तान को एक नई दिशा मिली है इस नई गवर्नमेंट से, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बजट भी एक पॉपुलिस्ट बजट होगा। सभी को साथ लेके बजट लॉन्च किया जाएगा और पूरा बैलेंस्ड बजट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस भी हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे बढ़ानी है और फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है। सो हम लोग कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से रोजेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यस, हमें उम्मीद है कि ये एक आम आदमी के लिए अच्छा बजट होगा, जनरल पब्लिक के लिए पॉपुलिस्ट बजट होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी एक अच्छा बजट होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल भी गवर्नमेंट ने 50 करोड़ तक रेवेन्यू की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अपना टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से 25% किया था, तो हो सकता है इस बार भी कुछ नई चीज लेके आए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बहुत तेज करना चाहते हैं। ठीक है, रोजगार की बात होती थी, स्वरोजगार की बात होती थी, लेकिन इस देश के भीतर अब तक लोगों को क्या मिला ये किसी से छुपा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा हमारी जारी रहेगी। इस वक्त की 2 बड़ी खबरें जिसके ऊपर हमारी नजर है और देश की भी नजर है। पहली, देश का बजट आज पेश होने वाला है। 1.5 घंटे बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगे। तो दूसरी तस्वीर चुनावों के लिहाज से है। 2 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा सीटों पर और विधानसभा सीटों पर, और वहां बाजी कौन मारेगा?
राजस्थान से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बढ़त वहां पर लगातार बनी हुई है और विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना जारी है। तो 2 राज्यों में मतगणना इस वक्त चल रही है और उम्मीद है कि 12 बजे से पहले इनके भी नतीजे आ जाएंगे। तो बजट को लेकर देश क्या सोच रहा है? तो थोड़ी ही देर बाद अरुण जेटली संसद में होंगे और बजट पेश करेंगे और जेटली की पोटली से क्या निकलेगा, देश भर की निगाहें हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं सर्विस क्लास, युवा, किसान और इंडस्ट्री की उम्मीदें मोदी सरकार के लिए इस पूर्णकालिक बजट में क्या हो सकती हैं। और ये पैनल डिस्कस कर रहा है कि आखिर इस देश को क्या मिलने वाला है जेटली की पोटली से। लेकिन इसी देश के 2 पूर्व राज्य मंत्री रहे, मोदी ही सरकार के पूर्व राज्य मंत्री रहे और अब दूसरे मंत्रालय संभाल रहे हैं संतोष गंगवार और जयंत सिन्हा। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। वास्तव में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में देश में आई है उसके बाद से लगातार हर बजट में आम आदमी की चिंता की गई है और देश के अंदर एक उचित आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और मैं महसूस कर सकता हूं कि ये बजट भी इसी आशाओं के अनुरूप देश के आम मतदाता के प्रति समर्पित होगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि वास्तव में जो जन आकांक्षाएं हैं, जो आम आदमी महसूस करता है, उस कसौटी पर हमारा बजट खरा उतरेगा। उड़ान के तहत और इनकी हमने पूरी घोषणा कुछ ही दिन पहले की थी। आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछले 15 महीने में और माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसकी जिक्र की अपने अभिभाषण में कि हम लोगों ने 56 एयरपोर्ट और 31 हेलीपोर्ट को हम लोगों ने एविएशन नेटवर्क में जोड़ा है। इसके पहले हमारे देश में 75 एयरपोर्ट थे, लेकिन हम लोगों की नीतियों के कारण हम लोगों ने 56 और एयरपोर्ट जोड़े, 31 और हेलीपैड जोड़े। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि जो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग उड़ें, सब लोग जुड़ें। छोटे शहरों में भी हवाई अड्डे हों, हमारे हजारीबाग में भी हवाई अड्डा आ रहा है, बोकारो में भी और दुमका में भी हम लोग, झारखंड में हम लोग हवाई अड्डा और हवाई सेवाएं ला रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं इस बजट से जो ये देश महसूस कर रहा है, लेकिन आखिर मिलेगा क्या? राजेश रापारिया जी, आम आदमी की बात करते हैं, टैक्स स्लैब की बात करते हैं सीधे, और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि टैक्स स्लैब बढ़ेगा और ये उम्मीद इस बजट से नहीं है, इससे पहले वाले बजट से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको फिर वापस लाया जाएगा। 80 जो सेक्शन 80 है उसमें जो सीमा है वो बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जो सेविंग्स हैं आम आदमी के लिए उसको भी यहां पर गवर्नमेंट टारगेट करेगी। आपको लगता है कि इस बजट में मिलेगा? देखिए, जहां तक पहला प्रश्न है स्टैंडर्ड इलेक्शन का, यदि वित्त मंत्री साहब इस बजट में ये प्रोविजन ले आते हैं तो इससे बड़ा कदम पिछले 5 साल में कोई नहीं होगा। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्शन एक जरूरत है, जो कोई वो नहीं दे रहे हैं खैरात। हर आदमी ऑफिस जाता है, आता है, उसके अपने अपडेट रहने के लिए खर्चे करता है, उसका कोई डेप्रिसिएशन उसका लाभ नहीं मिलता, जबकि सारी इंडस्ट्री को मिलता है। इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो घर की गाड़ी के खर्चे और रसोई के खर्चे भी कंपनी में डाले जाते हैं, सब जानते हैं ये बात। लेकिन जो मेहनत करके पैसे कमा रहा है, पूरा टैक्स देता है, उसको बराबर उनसे नीचे रख दिया जाता है। स्टैंडर्ड डेट आएगा तो बहुत बहुत बधाई के पात्र होंगे। दूसरी एक जनरल सीमा है, यदि वो 3 लाख करते हैं तो ये कोई ज्यादा बड़ी सीमा नहीं होगी। आप पिछले 5-7 साल का इन्फ्लेशन इफेक्ट निकालेंगे तो ये सीमा अपने आप आ जाती। फिर भी कुछ करते हैं तो राहत मिलेगी। और दूसरा जो आपने सेविंग की बात करी, उसमें देखिए सेविंग रेट जो है जीडीपी के रेशियो में जब से मोदी सरकार आई है लगातार गिर रहा है, जिस सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, इसीलिए निवेश नहीं हो रहा है। अब तो सेविंग बैंक बढ़ाने के लिए, सेविंग्स बढ़ाने के लिए है कि 80 सीसी के जो प्रावधान है उसमें छूट दिया। दूसरा रियल्टी सेक्टर है, जहां से कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसानों को भी और मजदूरों को भी सबसे बड़ा मजदूरी मिलती है। यदि उसमें जो लिमिट है 2 लाख की, उसे बढ़ा देते हैं ब्याज वाली, तो और ज्यादा लाभ होगा। 80 सीसी को बढ़ाना चाहिए, मेडिकल अलाउंस को बढ़ाना चाहिए, और जो
लिमिट है उसे तो दूसरा एक सबसे बड़ा सुधार ये भी कर सकते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है बाकियों से, कि स्लैब में कुछ चेंज करेंगे। स्लैब में चेंज करने से जो नीचे वाला तबका है उसको छूट मिलेगी। देखिए डिमांड की समस्या चल रही है इकोनॉमी के, आप कितने भी उपाय कर लीजिए, डायरेक्ट कंसेशन दे लीजिए, डिमांड नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। हर उद्योगपति जानता है डिमांड नहीं है, क्यों फैक्ट्री लगाएगा। डिमांड बढ़ाने का एक ही सूत्र है कि आप डिस्पोजल इनकम बढ़ा दीजिए, वो खर्च करेंगे, मांग बढ़ जाएगी, तो सारी कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा। तो पहली चिंता वित्त मंत्री की ये होना चाहिए कि लोगों की डिस्पोजल इनकम, चाहे वो सैलराइज क्लाइंट हो चाहे गांव का आदमी हो, उनकी कैसे बढ़े। यदि इसको वो तोड़ लाते हैं इस बजट में, तभी यह बजट सक्सेस हो पाएगा, नहीं बड़ी दिक्कतें आने वाली। ठीक है, एपी शुक्ला जी भी हैं। दीपांशु जी मैं आपके पास आता हूं। एपी शुक्ला साहब, अच्छी बात है, उम्मीद के सहारे ही शेयर बाजार धमाके के साथ खुला है, लेकिन अगर उम्मीद बरकरार नहीं रही तो क्या होगा, ये भी बता दीजिए, भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए, अगर बजट में कुछ कैपिटल गेन के साथ में छेड़छाड़ होती है तो उसका टेम्परेरी सेंटीमेंट पे असर पड़ेगा और मार्केट एक बार काफी नीचे जा सकता है। परंतु मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये फाइज लोग वाच लगाए बैठे हैं कि कब मार्केट गिरे हम शेयर खरीदे। उनके लिए अभी नया साल शुरू हुआ है जनवरी से, उनका दिसंबर फाइनेंशियल रहता है, तो उनके पास बजट एलोकेशन काफी ज्यादा है, तो उन्हें इन्वेस्ट करना है। उस हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में जो उन्हें रिटर्न मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिला है और न कहीं मिलेगा। तो मार्केट फिर सुधरेगा, लेकिन उसका असर शॉर्ट टर्म के लिए जरूर दिखेगा। और कई चीजों में, जैसे दूसरे पैनल के लोग कह रहे थे कि भाई पर्सनल इनकम टैक्स की लिमिट बढ़नी चाहिए, इंफ्रा को बढ़ाना चाहिए, रियल्टी में रोजगार काफी मिलते हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए, खेती के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर वित्त मंत्री करते हैं तो बैलेंस करेंगे बजट में, तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं वो लोगों की उम्मीद से परे है, लेकिन इससे पहले जमीनी हकीकत क्या है। आज बजट पेश किया जाएगा, बजट के बारे में लोगों की उम्मीद क्या है, सुनिए। राघवेंद्र ने लोगों से बातचीत की है, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। आज बजट पेश किया जाएगा और निगाहें इस बात पर लगी हैं कि अरुण जेटली की पोटली यानी बजट से क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। उम्मीदें बहुत हैं, हर सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं। मैं अरुण जेटली के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि हर एक खबर जो बजट से जुड़ी हो वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए, हमारी कोशिश है। और इस बजट की अगर बात करें तो जीएसटी लागू होने के बाद पहला ये बजट है और कहीं ना कहीं ये आखिरी जो पूर्ण बजट कहा जाएगा सरकार का, एनडीए सरकार का, क्योंकि इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है और उसके पहले वोट ऑन अकाउंट पेश करना होगा सरकार को। तो इस बजट से बहुत उम्मीदें लोगों को हैं, लेकिन हर साल की तरह ये रोमांच नहीं है कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद ये बजट पहली बार पेश किया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बात की जा रही है कि 2.5 लाख की जो छूट है इनकम टैक्स में, सीमा है, उसको बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। रियल एस्टेट से लेके रक्षा क्षेत्र से लेके किसानों को राहत देने की बात हो सकती है और कहीं ना कहीं रक्षा बजट तो बढ़ेगा ही, लेकिन खासतौर से किसानों को कुछ रियायत मिल सकती है इस बजट में। एजुकेशन सिस्टम पर खर्च को बढ़ाने की बात सामने आ सकती है, उसमें भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आर्थिक मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियां हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि बहुत लोक लुभावन बजट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पहले से ये संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर जो सरकार के सामने चुनौतियां हैं उनको देखकर तैयार बजट किया गया है। एक लंबी प्रक्रिया होती है बजट तैयार करने की, और बजट जब तैयार होता है उससे पहले अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरह की मांगें आती हैं वित्त मंत्रालय के सामने और उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन किस हद तक इस बजट में वित्त मंत्री ने ध्यान दिया है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और जो कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से कि कुछ न कुछ ऐसी राहत जनता को जरूर दी जाए। हालांकि बहुत चुनावी बजट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इन हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल के आखिरी में राजस्थान विधानसभा चुनाव होना है। तो नोटबंदी के बाद जब जीएसटी लागू हुआ इस साल, तो उसके बाद जो एक स्थिति बिगड़ी है खासकर प्राइवेट सेक्टर की, उसको कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए, कारोबार कैसे ठीक किया जाए, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिससे उभरने में वक्त लगेगा, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। और इसलिए कोशिश की जाएगी कि इस बजट में राहत देने की बात हो, लेकिन बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद करना शायद बेईमानी होगी। सरकार जरूर चाहेगी कि कुछ ना कुछ हर तबके के लिए ऐसी खुशखबरी हो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि सरकार ने जो लोगों की मांग थी, जो उम्मीदें थी, उसको ध्यान में रखा गया है। कैमरामैन राजू रंजन के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।
और इकोनॉमिस्ट तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आकाश जिंदल जी ने क्या कहा है, जेटली के बजट से काफी उम्मीदें हैं उनको, और किस किस पॉइंट्स को वो बता रहे हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए, एक सच्चाई ये है कि फिजिकल डेफिसिट शायद 3.4% के आसपास, यानी शायद ज्यादा रहने की उम्मीद है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम के कारण फिजिकल डेफिसिट शायद और बढ़ जाए। तो ऐसे में सरकार के पास बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े या मिठाइयां बांटने को नहीं है। हालांकि पॉपुलर परसेप्शन ये है कि बहुत मिठाई बंटने वाली है, बट फिर भी क्योंकि लास्ट जो फुल ईयर बजट है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश होगी लोगों को खुश रखने की। तो जो उम्मीदें लगती हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की एक्सपेक्टेशन ये हैं। पहली ये है कि इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट, जिसे स्लैब कहा जाता है कॉमनली, उसको 3 लाख कर दिया जाए बढ़ा के। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हुआ करती थी कभी 12-13 साल पहले, उसे शायद री इंट्रोड्यूस कर दिया जाए 50,000 तक के लिए। तीसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 80C के अंदर शायद 50,000 रुपये और बढ़ा दिया जाए, और वो जो इंक्रीमेंट है वो शायद स्टैंड अलोन हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल कंपोनेंट की रीपेमेंट के लिए हो। तो कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि बजट से लोगों को उम्मीदें हैं। देखिए, बजट आज पेश हो रहा है और अंदाज लगाए जा रहे हैं अपने अपने तरीके से। सरकार में बैठे लोग एक अपना उम्मीद है, अपोजिशन में उम्मीद है कि वो वास्तव में जनहित के लिए हो, गरीबों के लिए हो, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले हो, इंडस्ट्री हो, किसानों के लिए विशेष रूप से हो। ये उम्मीदें एक आम आदमी रखता है और अपोजिशन भी उसके साथ सहमत है। जेटली के बजट से लखनऊ के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि पूरे देश को उम्मीदें हैं, लेकिन लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये युवाओं के लिए रोजगार मिले, आम बजट से लोगों को फायदा, अधिक से अधिक फायदा हो, डीजल पेट्रोल सारी चीजें फायदे में आए, कुछ जो है सस्ते हो, यही उम्मीद है इस सरकार से। बजट जो है पेश हो रहा है, लेकिन गांव की तरफ विशेष इनको ध्यान देना चाहिए। जो सड़कें हैं जो खराब हैं, गांव की स्थिति आज भी सुधर नहीं रही है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस सरकार से कि बजट पेश हो रही है तो ग्रामीण विकास की तरफ काफी ध्यान देंगे। युवाओं के लिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र से देखा जाए तो बहुत काफी बेरोजगारी है। कृषि पर लोग निर्भर हैं, लेकिन उनका पेट अच्छी तरह से भर नहीं पाता। तो लोगों की उम्मीदें आपने देखी कितनी हैं और लोग क्या क्या चाह रहे हैं। लेकिन दीपांशु मोहन, सर्विस सेक्टर क्या चाह रहा है? जो सर्विस क्लास है, सिर्फ टैक्स में रिबेट चाह रहा है या फिर और भी कई उम्मीदें हैं जो इस गवर्नमेंट से होनी चाहिए इस पूर्णकालिक बजट में? आई थिंक 2-3 चीजें जो मैं बस आई थिंक डिस्कशन पॉइंट्स में लाना चाह रहा था। आई थिंक एक चीज ये है कि सेविंग्स को जो एक फॉल रहा है पिछले करीबन 5-6 साल से, एंड इवन मोर देन दैट, ये एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहा 90s के बाद वो डोमेस्टिक सेविंग्स के थ्रू फ्यूल्ड था। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशन डोमेस्टिक सेविंग्स है, एंड उसका इशू इस वजह से है कि डिस्पोजेबल इनकम कम होता रहा है, एंड उसमें 1-2 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत इजीली रेक्टिफाई की जा सकती हैं। जैसे मेडिकल अलायंस का इशू बीच में उठाया गया, एंड आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है बिकॉज वो डायरेक्टली रिलेटेड है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से। सब्सटैंशियल राइज रहा है मेडिकल एक्सपेंस पे एज एन मिडिल इनकम क्लास, जो कि ज्यादातर स्पेंड ही एजुकेशन और हेल्थ केयर पे करता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे गवर्नमेंट का कोई भी अनाउंसमेंट बहुत आगे हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो इकोनॉमिक सर्वे में भी पॉइंट आउट की गई कि रूरल वेजेस सिग्निफिकेंटली गिर रहे हैं, एंड ये एक ऐसे टाइम पे है जो कि क्रेडिट ग्रोथ जिसे कह सकते हैं, बैंक्स बहुत ही स्ट्रेस्ड एसेट्स के साथ हैं, एंड ये विषय अभी नहीं उठाया गया, बट आई थिंक ये क्लोजली रिलेटेड है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो कंसर्न है, जिस वजह से बैंक्स काफी स्ट्रेस्ड रहे हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा जब तक कि बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटीज को ईज ना कर पाएं। और हाउसिंग लोन पे फॉर एग्जांपल और एजुकेशन लोन पे अगर ये 2 एरियाज में अगर थोड़ा सा बढ़त रहे, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स का एक एग्जेम्पशन थोड़ा सा रिडक्शन हो,
गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट रहा है। एजुकेशन लोन तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई है, उसमें हार्डली कुछ गवर्नमेंट ने किया है। सो ये सब मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब पॉइंट्स एक्सपेक्टेशंस के लिए इम्पोर्टेंट के साथ हैं। और ये चर्चा जब हमारी चल रही है और सरकार से उम्मीदें हैं, इस वक्त बीजेपी के लिए एक ऐसी खबर आई है जो उनको चिंता में डाल सकती है। बजट से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर है। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से दोनों लोकसभा सीटें निकलती नजर आ रही हैं। ये बुरी खबर इसलिए क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। राजस्थान में उपचुनाव हुए और कांग्रेस इस समय बढ़त पर है। ये इसको विनिंग मार्जिन कहिए आप। अजमेर में 17,000 विनिंग मार्जिन इसको हम कह सकते हैं। राजस्थान में जो ये उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, और अब इसके नतीजे आ रहे हैं और दोनों लोकसभा सीटों पर अब बजट भले ही अरुण जेटली पेश कर रहे हो संसद के भीतर, लेकिन चुनावी क्षेत्र में बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है। 14,000 वोटों से इस वक्त अलवर में आगे चल रही है। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब मुश्किल हो सकती है, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए। बजट आम आदमी के ऊपर असर डाल रहा है, लेकिन इससे पहले उपचुनाव के ये नतीजे बीजेपी की सेहत बिगाड़ रहे हैं। वैसे मोदी जी अनएक्सपेक्टेड आदमी, आउट ऑफ बॉक्स जाके भी कुछ कर सकते हैं। चलिए, मोदी जी, राजेश जी हमारे जो विश्लेषक हैं और फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग राय रखते हैं। मोदी जी आउट ऑफ बॉक्स कभी भी जा सकते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन राजेश जी, मैं इसी को जोड़ता हूं आगे कि आज सरकार की नीतियों का लेखा जोखा होता है। ऐसे में बीजेपी को मिल रही हार से क्या संकेत हैं, इसी से जोड़ देते हैं। देखिए, इस बात के संकेत कि बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है, नीतियों के नतीजे ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम कर ले, वो अलग बात है, सब गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो ग्राउंड पे पहुंचा है, गुजरात इलेक्शन में हमने देखा, उसके बाद ही किसान और ग्रामीण की बात शुरू हुई है। दिक्कत ये है, राजस्थान भी जो पूरी आप जहां देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर स्टेट है, वहां एग्रीकल्चर का बहुत है और वहां की जो उपज है उसके दाम नहीं मिले हैं, यानी कि उपज ज्यादा हुई है और उतना ही घाटा हो गया है। एक दूसरा, जो मार पीट की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे भी आम समाज जो है ना उसकी चिंता कम बढ़ गई है। मार्केट में जाए, कहीं जाए, लौटेगा, क्या होगा। तो ये सब ग्राउंड रिलेटिव हैं। एम्प्लॉयमेंट है नहीं, इनकम बढ़ नहीं रही है, जो सर्वे कह रहा है। मतलब अब तो ये बात ही खत्म हो गई कि उनका आरोप है कि ये ज्यादा कह रहे हैं। सर्वे में सब चीजें आ चुकी हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पे गवर्नमेंट के जो बेनिफिट योजनाओं का ट्रांसफर होना चाहिए, खासतौर से ग्रामीण योजनाओं का और किसानों का, वो नहीं हो पा। किसानों के लिए दो ही चीजें चाहिए, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आर्थिक नीतियों का और राजनीतिक नीतियों का नतीजा है कि वो राजस्थान में अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा अभी कहना है, क्योंकि अभी तो काफी राउंड होंगे। लेकिन 17,000 और 14,000 है। आपकी बातों को अब यहां तो आंकड़े मिला रहे हैं और ये इसको विनिंग मार्जिन के तौर पर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नतीजे बदलेंगे, आंकड़े ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये विनिंग मार्जिन हो सकती है। और 14,000 और 17,000 का जो फासला होता है वो बहुत बड़ा होता है। और चर्चा बजट पर ही करते हैं, क्योंकि बड़ा दिन है और बजट को लेकर परिस्थितियां जो हैं वो आम आदमी के लिए लिहाज से क्या है। अब ये बजट की कॉपियां पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें हम एक के बाद एक न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हर उस तरीके से पेश कर रहे हैं कि बजट आपके सामने किस तरह से आता है। तो वित्त मंत्री जब निकले अपने घर से, नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो एक ब्रीफकेस लेके बाहर निकले, प्रेसिडेंट से मिलने गए और संसद में अब बस कुछ ही 1 घंटे से कम का जो समय है उससे पहले ही यहां पर ये तस्वीर आ गई है कि किस तरह से सारे सांसदों के लिए पेपर्स यहां बजट की कॉपीज इसको कहिए वो आनी शुरू हो गई है। राजीव कपूर, हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उम्मीदों की। एक इंडस्ट्री के तौर पर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर आपको इस बजट से, खासतौर पर वो जो मिडिल क्लास है, वो जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा हमारे जैसे लोग हैं, वो बजट में टैक्स रिबेट की उम्मीद कर रहे हैं। तो टैक्स रिबेट आपको लगता है कि इंडस्ट्री के साथ मैच करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ? बिल्कुल मैच करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स रिबेट देनी चाहिए, आम आदमी को सहूलियत देनी चाहिए। अभी जैसे स्लैब की बात हो रही थी, मैं कहूंगा कि हमें सारे टैक्सेस स्लैब्स के मुताबिक लगा देने चाहिए। इवन जीएसटी भी स्लैब से लगाना चाहिए। भाई टीवी सस्ता है, उस पर आप टैक्स कम लगाओ, वो एक आम आदमी लेगा। टीवी बहुत महंगा है, 4 लाख का, 500, उस पर आप जीएसटी ज्यादा लगाओ, क्योंकि उसको एक अमीर आदमी लेगा। ऐसे ही हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो 500 रुपए से कम बिल दे रहा है उस पर आप जीएसटी हाफ रेट कर दो, जो 1000 से ऊपर दे रहा है उस पर ज्यादा कर दो, जो 5000 से ऊपर उस पर डबल कर दो। बहुत अच्छी बात। तो अगर हम स्लैब से चलेंगे तो जो गरीब जनता है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मिडिल क्लास को बेनिफिट मिलेगा, और जो अमीर है उसको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अगर जीएसटी डबल भी हो गया उन चीजों पे, उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना जी।
अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारी पब्लिक है, जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो चीजों को खरीद सकेगी जब वो सस्ती होगी। उससे रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो हमारी इंटरनल कंजम्पशन ही इतनी बढ़ जाएगी कि हमें बहुत ज्यादा जीएसटी से कलेक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। इनकम टैक्स की कलेक्शन कुछ भी नहीं होगी उसके आगे, जो हमें जीएसटी से कलेक्शन आएगी। अगर हम स्लैब वाइज सब चीजों को कर देते हैं, अगर हम सारे टैक्सेस स्लैब वाइज कर देंगे, तो मेरे हिसाब से कंट्री की ग्रोथ बहुत होगी, इंडस्ट्री बहुत लगेगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी, इंटरनल कंजम्पशन हिंदुस्तान की खुद बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप कोई भी कंट्री देखें जो इंडस्ट्री कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, चाइना को देखें, जापान को देखें, कोरिया को देखें, ताइवान को देखें, इनकी इंटरनल कंजम्पशन इतनी ज्यादा है। वहां सारे लोग काम करते हैं, सब कमाते हैं और बेइंतहाशा खर्च करते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम स्लैब वाइज सारे टैक्सेशन कर दें। चलिए, ये काफिला जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री का काफिला है जो संसद भवन की तरफ रवाना हो चुका है। और ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे संसद भवन से। वित्त मंत्री इसी गाड़ी में विराजमान हैं और उम्मीदें इसी गाड़ी से भी टिकी हुई हैं। इस वक्त इस देश में ब्रीफकेस चल रही है इसी गाड़ी में। और ये बताना जरूरी भी हो गया है क्योंकि बजट 11 बजे जरूर पेश होगा, लेकिन देश की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसा बजट है जो बहुत सारी ऐसी नीतियां जो इस देश में हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस की गई हैं, उसके बाद आम आदमी को राहत दे सकता है। इसीलिए आम आदमी भी इस बजट से जुड़ रहा है। चूंकि ललित वाधवा साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर बैलेंस शीट आप लोग मेंटेन करते हैं, मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रीज के ही नहीं, आम आदमियों के भी आप बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं। सेविंग्स को लेकर उसके अच्छे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इस बजट में हो पाएगी, ऐसी आपको उम्मीद है? और स्लैब्स की जो हम बात कर रहे हैं, उस स्लैब्स में कितना वेरिएशन होना चाहिए? देखिए, कुछ तो बेनिफिट जरूर मिलेगा आम आदमी को, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को। सो मेरे हिसाब से जो आज हमारी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, शायद उसको बढ़ा के 2.25 या 3 लाख किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोगों की ये भी अटकलें हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाए। और जो हमारी सेविंग्स की लिमिट है, जो हम सेक्शन 80C में सेविंग करते हैं, 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन है, उसको भी बढ़ा के 2 लाख तक किया जा सकता है। क्योंकि क्या है कि जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना है तो कंजम्पशन को बढ़ाना होगा। कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम तब बढ़ेगी जब टैक्स थोड़ा सा कम होगा और आम आदमी के पास पैसा ज्यादा आएगा, ताकि वो खर्च कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा। तो कुछ तो उम्मीदें हैं। ठीक है, कुछ तो उम्मीदें हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अब बस कुछ ही लगभग 1 घंटे का समय रह गया है और 1 घंटे के समय में बजट इस देश में पेश होगा, वित्त मंत्री पेश करेंगे, नजर रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। 2 बड़ी खबरें इस वक्त देश की। बजट पेश हो रहा है और इस वक्त जो लोकसभा में जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से जेटली की पोटली अब संसद भवन पहुंच चुकी है। यहां पर कैबिनेट की मीटिंग होगी और फिर इस बजट पर मुहर लगेगी। अरुण जेटली अब फोटो अपॉर्चुनिटी की यही जगह है जहां पर ब्रीफकेस दिखाएंगे। अमूमन हर साल यही तस्वीर सामने आती है, चेहरे भले ही वित्त मंत्री के अलग होते हैं, लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर संसद भवन में दाखिल होते ही अरुण जेटली और इसके बाद सीधे कैबिनेट की मीटिंग की तरफ वो रवाना होंगे जहां पर इस बजट पर मुहर लगेगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंच चुके हैं अरुण जेटली। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और बहुत कुछ समझा भी रहे हैं। वित्त मंत्रालय से निकले थे ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और अब तो बहुत कुछ आर्थिक सर्वे में बताया गया है। जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 7 से 7.5% रहेगी, ऐसा अनुमान बताया गया है। लेकिन उसके एक अलग अलग विंडोज हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। चूंकि राजेश रपड़िया जी हैं विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ, ये जो इकोनॉमिक सर्वे से मिलता जुलता बजट हर साल पेश होने का दावा होता है, होता कुछ नहीं है उसका, लेकिन ये जो परिस्थितियां इस बार जो खासतौर पर ग्रोथ की तरह जीडीपी ग्रोथ की समझाई गई हैं, जो ये बही खाता जिस तरह से सरकार का बढ़ेगा, वो किस तरह से मैच कर रहा है आज के टाइम में? देखिए, आज की पिछले बजट में हमारी ग्रोथ रेट जो दर्शाई गई थी वो 11.75 थी। उसी के आधार पर सारे आंकड़े तैयार हुए थे। फिस्कल डेफिसिट की सीमा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आदि आदि सब उससे प्रभावित होते हैं। वही जो मूल अवधारणा होती है
वो गिर के आपकी रह गई है 9.50 अकॉर्डिंग टू सीएसओ और गवर्नमेंट प्रोजेक्शन। तो वो तो गड़बड़ाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो देश की स्थिति है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्त मंत्री साहब कितनी ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूरे देश का जो उत्पादन है उसको क्या लेकर चल रहे हैं, उससे सारे प्रोविजन लिख लें। यदि ये रियलिस्टिक होते हैं तो फायदा मिलेगा। हालात ये है जमीन पर कि लोगों के पास खरीदने को पैसे नहीं है, खर्च करने को पैसे नहीं है। यदि गवर्नमेंट इस दिशा में बड़ा काम कर देगी, और जिसे कह रहे हैं ना पॉपुलिस्ट व्हाट इज पॉपुलिस्ट भाई? एक आदमी कहा क्या 5-6 साल से आपने लिमिट नहीं बढ़ाई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब आप जो सैलरी पेशा लोग हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन सामायिक न्याय जिसे कहते हैं न्याय के आधार पर नौकरी पेशा लोगों के संग भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें कोई फैसिलिटी आप नहीं देते, काम उनसे लेना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से आपका इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है और किसी की वजह से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उनको अपने खर्चे निकालने के लिए, अपने को अपडेट रखने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लाना चाहिए जो 96 में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उस बार एक संग 100% वो सीमा बढ़ा दी गई थी इनकम टैक्स लिमिट की, वो तो होने नहीं जा रही है। तो कम से कम ये वाली चीज यदि ले आते हैं तो मेरे ख्याल से मुशायरा लूट लेंगे वो पूरा देश का, और बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इसका अफेक्ट आप देखेंगे कैसे इकोनॉमी पे, मांग पर, कंजम्पशन पे, और ये सारी जो दिक्कत है ना वित्त मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। देखिए मोदी जी को और इंफ्रास्ट्रक्चर के सितारे नहीं मिलते, जितना उन्होंने निवेश बढ़ाया उतनी जीडीपी नीचे चली गई। वजह कि लोगों के पास आपने पैसा तो झोंक दिया, इनकम नहीं बढ़ा रहे हो आप। तो ये एक अंतर को समझना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री साहब डिस्पोजल इनकम बढ़ाने के लिए इसमें 100% इंतजाम करेंगे। मैं उन्हें पॉपुलिस्ट नहीं कहूंगा, दैट इज द रियलिस्टिक डिमांड। रियलिस्टिक डिमांड तो हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ जी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो स्टार्टअप को लेकर एक एक्सपर्ट के तौर पर हैं, निवेश को लेकर मैं दावोस की बात नहीं करूंगा यहां पर, लेकिन इस देश में जो मेक इन इंडिया के तहत जो एक निवेश का जो एक पूरा वातावरण तैयार कर दिया गया, उस वातावरण में स्टार्टअप्स को या स्टार्टअपर्स को क्या मिला? देखिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे compete करना है। आप काफी इंडियन स्टार्टअप्स देख रहे होंगे, वो टॉप कंपनीज के साथ आज compete कर रहे हैं। तो ये फाइट ऑफ अनइक्वल्स हो जाता है। जब आप बहुत कम पेट्रोल गाड़ी में कम हो तो आप लंबी रेस खेल कैसे सकते हो? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो हो, और वो होते जा रहा है। और इसीलिए आपने काफी तेजी देखी। एक जमाने में स्टार्टअप ज्वाइन करना लोग सोचा नहीं करते थे, लोग लड़कियां नहीं देते थे शादी के लिए। आज आप देखिए स्टार्टअप एड्स बनती है कि स्टार्टअप्स वो हो रहा है। बहुत विमेन एम्पावरमेंट भी हो गई, विमेन स्टार्टअप भी, विमेन लोग भी काफी स्टार्टअप्स बना रहे हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज हो रही है, बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन जो एक फंड रखा गया है, एक विंडो रखी गई है इन्वेस्टमेंट की, या फिर आप सरकार से इतनी मदद ले सकते हैं, या फिर जो लोन फैसिलिटी दी गई है, आप इस बजट में चाहते हैं कि उसको थोड़ा ईज किया जाए? तो जो फंड ऑफ फंड्स जो चालू किया था तो बहुत ही अच्छी चीज चालू की थी। उसमें 1100 करोड़ सिडबी के थ्रू डिसबर्स हुआ था, और ऑलरेडी डीआईपीपी ने ऑलमोस्ट 2000 कुछ नंबर से वो और बढ़ाने का डिसाइड कर लिया है। बट उसमें चैलेंज ये है कि वो बहुत कम स्टार्टअप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। वो एलिजिबल क्राइटेरियाज के ऊपर इश्यूज है। वो हो सकता है अवेयरनेस की भी इश्यूज है कि वो लोगों को पता नहीं है कि कैसे उसके थ्रू वो सब चीज को वो अवेल कर सके। बट ये फंड ऑफ फंड्स एक बहुत सारी चीज, बहुत अच्छी चीज हुई है, जिसमें कंपनीज ने ऑलमोस्ट 605 करोड़ वेंचर फंड ने उसका बेनिफिट लिया हुआ है। 72 स्टार्टअप्स ने 380 करोड़ का बेनिफिट ले चुके हैं ऑलरेडी। तो और आगे बढ़ाने का डीआईपीपी ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। दीपांशु, ठीक है, हम हर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब सर्विस सेक्टर के बाद अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे सेक्टर्स को छूते चले जाएंगे, उसमें रिटेल भी एक महत्वपूर्ण होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए इस बजट में या फिर इससे पहले वाले बजट में जो अरुण जेटली जी ने पेश किए, कुछ लगता है कि स्लाइट ग्रोथ होगा? मैं एक्चुअली छोटे से फ्रेमवर्क से स्टार्ट करूंगा, जो कि एग्रीकल्चर में मिस आउट किया जाता है। बिकॉज हम लोग फार्मिंग को एक एंटरप्राइज की तरह नहीं देखते। एक समहाउ एक अजम्पशन ये कि किसान है, उसका अपनी रोजी रोटी कर रहा है, उसके लिए प्रोडक्शन करता है, उसको प्राइस मिलती है।
एक फ्रेमवर्क है जिससे हमको एक अच्छी आइडिया मिल सकता है, जो कि हम 5P फ्रेमवर्क की तरह कह सकते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, पोजीशन, प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये 5 टर्म्स को अगर देखा जाए, कोई भी एंटरप्राइज के लिए प्राइस, एक अच्छी प्राइस का होना बहुत जरूरी है। फार्मिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि एमएसपी के चक्कर में फार्मर्स जो अक्रॉस स्टेट्स हैं, मोस्ट स्टेट्स में, और नॉन सीरियल्स की मैं बात करूं, स्पेशली पल्सेस और मोस्ट ऑफ द अदर क्रॉप्स में, तो बहुत बड़ा एक इशू रहा है कि अच्छी प्राइस का ना होने की वजह से कैश क्रॉप्स की तरफ ज्यादातर फार्मर्स गए हैं, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी एंड बहुत सारी चीजों में इश्यूज आते हैं। सेकेंड, प्रोडक्ट, जिसपे मैंने बताया कि ज्यादातर कंजम्पशन जैसे नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में पल्सेस पे ज्यादा है, जो एपेटाइट वो है। इंसेंटिव्स कैसे डिमांड के हिसाब से दिए जाएं फार्मर्स को, वो देखने वाली बात है। पोजीशन, जो कि एक चीज है जिसमें कितना इजी एक्सेस है फार्मर के पास अपने मार्केट की तरफ जाने के लिए। तो एक्चुअली इस गवर्नमेंट ने एक काफी अच्छी स्कीम स्टार्ट की थी, और दो स्कीम्स इनफैक्ट, क्रॉप इंश्योरेंस की और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट (ENAM) के नाम से। दोनों ही स्कीम्स बहुत ही अच्छी हैं थ्योरी और रेटरिक के हिसाब से, मगर अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स बहुत ही लिमिटेड रहा है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा फार्मर्स को पता भी नहीं है मोस्ट स्टेट्स में कि ये स्कीम्स हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन एक मेजर चैलेंज रहा है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए। आई थिंक ये इस गवर्नमेंट की ही प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक ये अक्रॉस द बोर्ड पिछली गवर्नमेंट्स से भी रहा है। आई थिंक इस गवर्नमेंट का जो एक तवज्जो रहा एग्रीकल्चर की तरफ, वो कम रहा है। आई थिंक ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2019 इलेक्शंस में इनको एक कंसिडरेबल मार्जिन भी रखनी है एज अ गवर्नमेंट, एंड दे हैव टू स्टे, आई थिंक एग्रीकल्चर विल प्ले अ रोल। इसमें एक ही पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है इरिगेशन को लेकर। समहाउ बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग में पैसा जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छी 4 पन्ने की एनालिसिस निकाली है क्लाइमेट चेंज के अराउंड से समझते हुए कि कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज डिपेंडेंट है वाटर की अवेलेबिलिटी पे, और ग्राउंड वाटर रिजर्व जो कि बहुत ही कम हो रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये चीज को अंडरस्टैंड करे कि कैसे किस का इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स के हिसाब से अच्छा रहेगा। ये सब स्टेट लेवल रिफॉर्म से क्लोजली कनेक्टेड है, यूनियन गवर्नमेंट का से ज्यादा नहीं होगा, बट जो स्कीम्स हैं और इंसेंटिव्स हैं, अगर आप उसको उस हिसाब से अलाइन करें, एटलीस्ट फार्मर्स के पास एक बेटर प्राइस की और प्रॉफिटेबिलिटी की आदत होगी। लेकिन कॉर्पोरेट्स को भी बहुत उम्मीदें होती हैं। चलिए हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। राजीव जी, मैं यहाँ मेट का जिक्र करूंगा, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट हटाना चाह रहा है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग चाहते हैं कि हट जाए, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है। डीटीटी अलग अलग नामों से इसको, या फिर अलग अलग स्लैब्स में इसको रख दिया जाता है। क्या इस बजट में कॉर्पोरेट्स की तरफ से दबाव है सरकार पर कि इसको खत्म किया जाए? आई डोंट थिंक सो जी कि कॉर्पोरेट की तरफ से दबाव होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स को खत्म करा जाए। बेसिकली मैंने आपको बताया, हर इंसान इनकम टैक्स दे सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो वैसे ही इनकम टैक्स देते हुए कभी घबराएगा नहीं। ये इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर है। ये इंडस्ट्रियल टैक्स है जो गवर्नमेंट पुट अप करती है, और ये हैवी टैक्सेस है। हाँ जी, तो पहले मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो रही थी, अगर आप परमिशन दो तो। जी जी। तो मैं एक एग्रीकल्चर पे एक चीज कहना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं कि 120 करोड़ मोबाइल हिंदुस्तान में है, और हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और हम कहते हैं किसानों को दाम नहीं मिलते हैं, है ना? क्योंकि क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि कोई चीज ज्यादा बना देते हैं, ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, तो वो फालतू बन जाती है, तो वेस्ट हो जाती है। अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर बना दें जिसके अंदर जो भी किसान कुछ भी बोने लगा है, वो उस सॉफ्टवेयर में जाके चेक कर ले कि पिछले साल सपोज आलू इतने टन जो है, इतने मन बिका था, इतने टन बिका था। किसान चेक करे, किसान चेक करे। किसान इतना है कि वो डिजिटल को इस्तेमाल कर लेगा आज की डेट में। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह रहा। गांव में भी जी कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं जो उस सॉफ्टवेयर को, उस ऐप को रीड कर सकते हैं। नहीं तो एक हेल्पलाइन क्रिएट करी जा सकती है, वो पूछ सकता है हेल्पलाइन पे कि मैं ये बोने लगाऊं, क्या मैं इसको बोऊं कि ना बोऊं। उसका सॉफ्टवेयर इमीडिएट बता देगा, यार इतने किसानों ने इसको बो दिया है, जो हिंदुस्तान की डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, अगर अब तू इसको बोएगा तो ये वेस्ट जाएगा तेरा, तो तू ये शॉर्टफॉल है, इतने किसानों ने इसको, इस गोभी को या किसी चीज को नहीं बोया है, तो तू इसको बो, तो इसका तेरे को प्रीमियम मिलेगा। तो अगर हम ये सॉफ्टवेयर बना दें और टीवी पे हम उसको दिखा दें, एक चैनल क्रिएट कर दें और हेल्पलाइन नंबर डाल दें, तो मेरे ख्याल से किसानों को बहुत फायदा होगा इसका। किसानों को फायदा होगा। अब बात कॉर्पोरेट टैक्स की कर लेते हैं, जिसका जिक्र मैंने किया था। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि छूट का ऐलान किया जा सकता है?
मुझे रोजगार के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का। हाँ, रोजगार के नाम पे तो जी गवर्नमेंट बहुत कुछ ऐलान करना चाहिए और मेरे ख्याल से वो कर भी सकती है, बट आई डोंट से दैट कि गवर्नमेंट रोजगार के लिए इसको करेगी। ऐसा क्यों? कमाई बंद हो जाएगी? नहीं ऐसा जी, बेसिकली गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप उठाने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? हमारे पास सड़कें ही नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो बहुत पैसे लगाने हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे नहीं लगाएंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? हम आज शिपमेंट सब भेजनी होती है, हमें एक जगह से दूसरी का माल भेजना होता है तो हमें पता नहीं तक सड़कें टूटी हुई हैं, जाम है, पुल टूट जाते हैं, हमारी कोई कमिटमेंट्स ही ऑनर नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें ये नहीं पता होता कि भैया लाइट आएगी या जाएगी। ओ लाइट आ गई जी, चलो जनरेटर बंद कर। तो मतलब अभी तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कुछ खर्चना है। ठीक। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडीज देनी चाहिए सोलर के ऊपर। हमारे देश में लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सोलर के ऊपर सब्सिडीज दे तो मेरे ख्याल से हमारे देश में लाइट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, सब्सिडी दे। हालांकि सोलर पे सब्सिडी मिली है, लेकिन इस बीच हम लगातार जो दूसरी खबर पर नजर रखे हुए हैं, 29 जनवरी को जो 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मतगणना उसमें चल रही है। पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। वहीं राजस्थान के 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर मतगणना हो रही है। और ताजा रुझानों में दोनों ही राज्यों में बीजेपी पिछड़ रही है। पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया लोकसभा सीट और नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर टीएमसी आगे है और राजस्थान के अलवर अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और माडलगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है कि बीजेपी वहां आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और बार बार हम देश की इन 2 बड़ी खबरों को आपसे रूबरू करा रहे हैं। और ये उपचुनाव के नतीजों को बीजेपी का झटका कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव के लिए 1 साल का वक्त है। बजट पेश हो रहा है और बजट किस तरह से लोगों पर असर डालता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये नतीजे बता रहे हैं कि आखिर जो सेंटिमेंट है लोगों का, जो आम लोगों का सेंटिमेंट है, जो वोट के तौर पर तब्दील होता है, वो किस तरह से नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरह से इसको हम एक मिरर कह सकते हैं जो इस वक्त इसके चुनाव नतीजे आएंगे। चलिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार हम इस पर बातचीत भी करते रहेंगे और नतीजों को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सिद्धार्थ, हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, अब हम कॉर्पोरेट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट को लेकर इस देश के भीतर एक माहौल बनाया गया, उसको राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियों ने खूब बनाने की कोशिश की। सूट बूट से लेकर जैकेट तक की बात हो गई। लेकिन इस बजट में अगर कॉर्पोरेट के ऊपर किसी तरह का दबाव आपको लगता है, छोड़िए छोटे और स्टार्टअप्स को छोड़ते हैं, हम कॉर्पोरेट्स बिग फिशेस की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा इतना अच्छा नॉलेज नहीं है इस कॉर्पोरेट साइड प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जाएगा। बट अगर आप देखो आज यूएस में ट्रम्प सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को काफी घटाया है और उसका बहुत फायदा हुआ है वहां के मार्केट्स पे। तो ये बैलेंस अब किस तरह से मेंटेन करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने कहा आपको नहीं पता, आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि यूएस में इसको घटाया जा रहा है। दीपांशु जी, आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा मिलेगा या गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर होगा? जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएस, चाइना और 2-3 मेन मार्केट्स रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, एटलीस्ट बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। यूके तो बहुत बड़ा रहा है। हाँ, और यूके भी एक मार्केट था, बट यूके बिकॉज ये करंटली एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है ब्रेक्जिट के दौरान, तो मेजर चेंजेस जो कि यूएस में हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसका एक रिफ्लेक्शन यहां भी किया जाए। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो रियल इफेक्टिव इनकम टैक्स है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है कम होने की, वो जरूरी है। बट आई थिंक सम सेक्टर्स जो कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना भी क्रिटिकल है। क्रेडिट फंड के द्वारा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक ये एक खाली इशू स्पेंडिंग का नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ एरियाज में इन्होंने स्पेंडिंग बढ़ाई भी है, बट इश्यूज प्राइमरीली है जितना टाइम लग रहा है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई करने में। तो बड़े बिजनेसेस के लिए एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का एक बेटर वो होगा। आई थिंक एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर अभी राइट नाउ डेवलपमेंट डिस्कोर्स में बहुत चल रहा है कि ऑटोमेशन जो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है,
जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करेगा जॉब मार्केट को और एम्प्लॉयमेंट से? आईटी सेक्टर में ऑलरेडी ये चल रहा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एक मैसेज दे कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस में, जो कि कंपनीज भी हैं, उनको एक बूस्ट अपनी तरफ से दिया जाए स्पेंडिंग के दौरान, जैसे भी इंसेंटिव्स दे सकते हैं। सब्सिडीज में शब्द यूज करना नहीं चाहूंगा बिकॉज हम लोग ऑफन सब्सिडीज यूज करते हैं, बट उसका एक इम्पैक्ट फिस्कल लेवल पे आता है। कॉर्पोरेट पिछड़ा जैसा लगता है। हाँ, नहीं पिछड़ा दूसरी चीज आई थिंक यूनिलैटरल है, उसमें हम कैसे हम उस पर रिटर्न्स ले रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेबर इंटेंसिव मेथड्स पे और टेक्नोलॉजिकल उस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट दिया जाए। ये दोनों ही हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे भी और आपकी मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस पे भी। राजीव तलवार साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर वीपी हैं पीएचडी चैम्बर्स के। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि हम कॉर्पोरेट टैक्सेस और कॉर्पोरेट के हालातों को ही समझ रहे थे, हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त देश में रेल बजट भी पेश किया जाएगा आज। रेल बजट जो आम आदमी की रीढ़ कहलाया जाता है, जो आर्थिक नब्ज कहलाई जाती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि अब वो अलग कैटेगरी में पेश नहीं होता है, अब वो मिला जुला कर इसी में पेश कर दिया जाता है। तो आज रेल बजट और रेल यात्रियों को भी क्या राहत मिलेगी, क्या उनको फायदा मिलेगा, या उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है? जैसे अभी बढ़ रहा है वैसे भी बढ़ता जाएगा। जरा इसके ऊपर भी हम लोगों की राय सुन लेते हैं। और जो भाड़ा है ना, भाड़ा एक कम करने के लिए यही उम्मीद रखते हो। बहुत सारे चीजें जो है ना, वो तो बहुत दाम बढ़ गया है जीएसटी के लिए। वो पेट्रोल भी आज बहुत ज्यादा हो गया है, और खाने पीने का सामान, सब्जी वगैरह बहुत दाम हो गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ जितना कम हो जाए। If the prices go up, the service should go up proportionately. Without the services, the price should. There is no justification of pricing going up. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो अच्छा होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। इससे हम उम्मीद करते हैं कि ये सबके लिए अच्छा होना चाहिए बजट, गरीब जनता को देखते हुए। थोड़ा गंदगी है, उसमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात क्या, हम लोग गांव जाते हैं, 4 महीने पहले टिकट रिजर्वेशन करते हैं, तो हम जैसे कैंसिल करने के लिए जाते हैं तो उसका आधा पैसा मिलता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हमने 4 महीने पहले टिकट निकाला तो वो कंफर्म नहीं हो पाता, और उसके बाद में हमको ऐसे ही जाना पड़ता है, तो या उसके लिए कुछ रिजर्वेशन करके देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि आदमी आसानी से अपने गाँव पहुंच सके, दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये तो होना ही चाहिए ना। तो रेल बजट में लोगों को क्या उम्मीदें हैं? और रेल चूंकि सभी इस्तेमाल करते हैं और रेल लगभग इस देश की आर्थिक नब्ज के तौर पर काम कर रही है। हालत बहुत खराब है रेलवे की, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर्विस क्लास से लेकर मिडिल क्लास सेक्टर और कभी कभी तो हाई क्लास सेक्टर भी इस पर सफर करता है। तो उनको कितनी उम्मीदें हैं? तस्वीरों में आप लगातार वित्त मंत्री को देख रहे हैं और हमें जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्री की जो फैमिली है, जो परिवार है वित्त मंत्री का, वो भी पहुंच चुका है संसद में। तो बस इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बजट पर मोहर लगते ही 11 बजे संसद में यह बजट पेश होगा। राजीव तलवार जी, मैं आपके पास, चूंकि हम कॉर्पोरेट टैक्सेस की ही बात कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्रालय ने डीटीटी और मेट हटाने की मांग की है, आपको लगता है कि इस बार मोहर लगेगी इसके ऊपर सरकार के इस बजट में? विदेशी जो निवेश हो रहा है इसमें बहुत ही आशा है कि डीडीटी और मैट पे कुछ कमी की जाए। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स है उस पर प्रॉमिस किया गया था, आपको याद होगा 2014 में, कि 5 सालों में इसका रेट 25% का लाया जाएगा। अब 4 साल हो रहे हैं और 1 साल सिर्फ रह गया है अगला साल जहां पे इलेक्शंस होंगी। इसलिए कॉर्पोरेट जगत को बहुत आशा है कि 25% की ओर कदम बढ़ेंगे। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है तो वाजिब है कि पर्सनल इनकम टैक्स भी कम होना चाहिए। अब बेशक वो 30% पे रोका जाए या 25 पे, ये तो वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय का दायित्व है। पर हमें पूरी आशा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और उसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर और एक्सपोर्ट्स का सेक्टर, उन पे जरूर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए बजट का। एमएसएमई की हम बात कर लेते हैं। एमएसएमई में किस तरह का प्रभाव आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत, स्वरोजगार के तहत एमएसएमई में आप क्या देख पा रहे हैं?
बिल्कुल रोजगार की तरफ बिल्कुल आपने ठीक ध्यान दिलाया कि एमएसएमई का योगदान बहुत विशेष है और इसके लिए यही आशा है कि उनको जरूर कोई राहत मिलनी चाहिए। 50 करोड़ तक हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी स्टार्ट किया जाए और जो भी एमएसएमई हो उनके तहत उनको जरूर कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। और अगर ये जो अभी बहुत कम है, अगर ये बढ़ाया जाए फिगर, तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसमें बहुत बढ़त आएगी। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हम कैटेगरीज और विंडोज की बात करते हैं लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं हो पाते हैं। पैसा दे दिया जाता है, पैसे को लेने वाला आदमी नहीं आता है एमएसएमई में। ये जो सबसे बड़ी समस्या है सामने आ जाती है। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करनी है। जितना ट्रांसपेरेंसी होगी, जितने अगर रेगुलेटर कोई चाहिए तो वो होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कोई भी भारतीय नागरिक कभी बना नहीं करेगा, पर अगर आपको ईज ऑफ बिजनेस और ट्रेड और इकोनॉमिक जीडीपी बढ़ाना है तो उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। और लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो लॉजिस्टिक्स में किस तरह का आप चाहते हैं कि जो कंफर्टेबल मार्जिन है वो बनी रहे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में खासतौर पे? देखिए, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बहुत बड़ी उम्मीद है इस देश की कि पिछले आने वाले 10 वर्ष या 20 वर्षों में लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगा। उसके लिए बेशक यातायात के साधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बढ़ना चाहिए, प्लस जो इंसेंटिव्स हैं आपको लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप करने के लिए, वो शायद प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो मद्देनजर रखते हुए जरूर ऐसी पॉलिसी आएगी जिसमें इनको बढ़त मिलेगी। चलिए, एक छोटा सा मैं यहाँ काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग रियल स्टेट को बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं और इस गवर्नमेंट ने भी रियल स्टेट को छुआ नहीं है। जिस तरह से आप कॉर्पोरेट टैक्स का दुहाई दे रहे हैं, उस समय रियल स्टेट को भी नहीं छुआ गया। तो रियल स्टेट सेक्टर जिएगा इस देश में? इस बजट में कुछ होगा उसके लिए? जरूर, मैं आपको याद दिला दूं कि नहीं, आप शायद ठीक नहीं कह रहे। रियल एस्टेट एक ओवर सप्लाई के दौर से गुजर रहा है, पर सरकार ने पूरा प्रयत्न किया है। बेशक पहले जो घर खरीदते हैं, प्रधानमंत्री की आवास योजना है, उसके बाद क्रेडिट प्राइवेट बिल्डर्स की बात है, उसके बाद रीट्स अनाउंस स्कीम, मैं प्राइवेट बिल्डर्स की बात कर रहा हूं जी, प्राइवेट बिल्डर्स को और भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। जी हाँ, उनको इस वक्त क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूर इसमें आना चाहिए। स्टेट्स के पास, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास इतनी जमीन है जो कि उसका निवेश होना चाहिए और उसमें निवेश होकर उसमें मकान बनने चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकार कदम उठा रही है, थोड़ी सी जो डिस्टॉर्शंस हैं, जैसे कि आप एक घर बेच के एक से अधिक घर नहीं खरीद सकते, वो शायद गलत है इनकम टैक्स में। दूसरी चीज कि अगर एक साल आपकी कंप्लीशन के बाद, एक साल के बाद अगर घर खाली रहे तो उस पर टैक्स, नोशनल टैक्स दिया जाएगा। ये सब कुछ त्रुटियां हैं जो कि दूर करें। और इकोनॉमिक साइकिल बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल सरकारी जो मुलाजिम है, जिनकी परमानेंट नौकरी है, उनको जो अगर पूर्ति हो घरों की, और वही घर जो बन चुके हैं इस वक्त ओवर सप्लाई में है, वो उनमें निवेश हो, तो जरूर एक कैश फ्लो बढ़ सकता है जिससे हर बिल्डर को फायदा पहुंचेगा। चलिए, हर बिल्डर को फायदा पहुंचेगा, लेकिन जिन जिन बिल्डर से हमारी बात होती है, जो हमसे बातचीत करते हैं, वो तो कहते हैं कि सरकार बस गला दबा रही है हम लोगों का। इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब खत्म हो रही है, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा खत्म हो रहा है। लोगों को रियायत देने की बात दूर, कम से कम इंडस्ट्री के साथ सामंजस्य की स्थिति इस सरकार को या किसी भी सरकार को बनानी चाहिए। पहले छुआ नहीं और अब इतना दबा दिया कि इंडस्ट्री उठ नहीं पा रही है। खैर, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत लौट रहे हैं। आम बजट और रेल बजट एक साथ आ रहा है और रेल बजट से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसकी लोग जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन हम ब्रेक से पहले बात रियल स्टेट की कर रहे थे और हर बजट में रियल स्टेट को उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ होगा। राजीव कपूर जी हैं एमडी स्टीलबर्ड हेलमेट्स के, लेकिन हर स्टेट में कॉर्पोरेट के तौर पर इनकी रुचि है। राजीव जी,
रियल स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, और थोड़ी देर पहले आपने तलवार साहब को भी सुना, सीनियर वीपी हैं पीएचडी चैम्बर्स के, वो कह रहे थे कि रियल स्टेट सुधर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके ऊपर सकारात्मक असर डाल रही है। आपको ऐसा लगता है वाकई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ रियल स्टेट इस देश में आज की स्थिति में सुधर रहा है? नहीं, आज की डेट में रियल स्टेट नहीं सुधर रहा, बिकॉज रियल स्टेट की बहुत ओवर सप्लाई है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग काम करेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी लोग खर्च करेंगे। और हम कर क्या रहे हैं, रियल एस्टेट के सारे प्लेयर्स क्या करते हैं कि जैसे हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के सराउंडिंग में रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, दिल्ली के अंडर डेवलप हो रहा है, तो माइग्रेशन बहुत बढ़ जाती है, पार्किंग प्रॉब्लम, सब कुछ। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रियल एस्टेट को उठाना है तो लेट्स फाइंड आउट अ प्लेस, दिल्ली से और सिटी से, मेट्रो सिटी से 200 किलोमीटर दूर, लेट्स डेवलप द एरिया, उस एरिया को डेवलप करें। वहां रियल एस्टेट वालों को बोलें कि यहां पर घर बनाओ, यहां पर फैक्ट्रीज बनाओ, यहां पर रेस्टोरेंट्स बनाओ, मॉल्स बनाओ, और उस एरिया को डेवलप करा जाए। वहां पर इंडस्ट्रीज लगे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे, ऑटोमेटिकली माइग्रेशन वहां होगी, उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो अभी हम यही करते हैं कि जो चीज चल रही है वहीं पे सब आ जाते हैं। अगर आप देखें तो मेट्रो के आसपास इतनी ओवर सप्लाईज है जिसकी वजह से रियल एस्टेट उठ ही नहीं रहा है। सो गवर्नमेंट हैज टू टेक दिस स्टेप, उनको इंसेंटिव्स दें, और वो मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ ही रियल एस्टेट उठेगा। अदरवाइज जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग है, माइग्रेशन वहीं पे होगी। सर्विस इंडस्ट्री भी वहीं चाहिए जहां माइग्रेशन, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेबर्स भी वहीं चाहिए, वर्कर्स भी वहीं चाहिए, सब कुछ वहीं चाहिए। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी उसके सराउंडिंग रियल एस्टेट की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मेरे साथ ललित वाधवा साहब भी हैं। ललित वाधवा साहब, चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी से उम्मीद सबको होती है और गवर्नमेंट तो आपके ऊपर बहुत विश्वास कर रही है, प्रधानमंत्री सीधे आप लोगों से संपर्क करते हैं, और ये भी बताया जाता है कि किसी भी इकॉनमी के ग्रोथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि इस बजट में और इस बजट से पहले जितने भी बजट आए हैं, एक कंपैरेटिव आप अगर इसके ऊपर कुछ कह पाएं कि इस बजट में ऐसा क्या होना चाहिए, खासतौर पर पॉलिसी मेकिंग में, जो आगे की ग्रोथ को अच्छा दिखाए। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा दिखाने की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और वो बजट डिफरेंट होगा। तो इस बजट से आगे की पॉलिटिकल सिनेरियो भी डिसाइड होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्टर्ड अकाउंटेंट कब से पॉलिटिकल सिनेरियो समझाने लग गए सर? मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि आप पॉलिसीज के ऊपर बात करिए, पॉलिटिकल सिनेरियो तो देखिए क्या हालत हो रही है। जो गवर्नमेंट 2014 से है वो उपचुनाव हार रही है, पॉलिसीज में किस तरह के चेंजेस होंगे? पॉलिसीज में तो क्योंकि अभी तक क्या था कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं वो मैक्रो लेवल पे उठाए हैं और माइक्रो लेवल पे काम करना अभी बाकी है। जैसे आज तक हम देखें कि पिछले 3 साल में आम आदमी के लिए कुछ खास हो नहीं पाया है, तो हम आम आदमी पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद करते हैं कि कुछ और राहत आएंगी, कुछ थोड़ी सी सब्सिडीज भी आएंगी, जिससे कि आम आदमी को फायदा हो, एजुकेशन सेक्टर में फायदा हो, कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड पॉलिसी आएंगी। जैसे पीछे हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने कुछ दवाइयों के या कुछ स्टंट्स वगैरह आइटम्स के मेडिकल जो नेसेसिटीज होती हैं उनके प्राइसिंग पे कुछ सीमा लगाई है। तो इसी तरह से कुछ और पॉलिसीज गवर्नमेंट एजुकेशन में और हेल्थ केयर में लेके आएंगी, जिससे कि एक नॉर्मल पब्लिक को जो छोटे तबके के लोग हैं उनको फायदा होगा, और उसी फायदे के हिसाब से पब्लिक को तो फायदा होगा और फिर गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी भी उससे इंक्रीज होगी। और अगर जनरल पब्लिक के लिए गवर्नमेंट सुधार कर पाती है इस बजट में, तो उससे बढ़िया तो हिंदुस्तान के लिए कोई चीज हो नहीं सकती। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि मार्च का महीना आ रहा है और पूरा देश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ ही देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जीएसटी और नोट बदली हुआ है, इससे कुछ आम आदमी, और चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे मिडिल सर्विस सेक्टर के लोग हों, आप लोगों के पास किस तरह की ज्यादा समस्याएं आ रही और इस बजट में उसका निदान हो सकता है कि नहीं? देखिए, जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक रिफॉर्म इन द कंट्री। तो इससे लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे होने वाले हैं, बट जब भी कोई भी बड़ा स्टेप कहीं किसी कंट्री में आता है तो उसके साथ में इम्पेडिमेंट्स भी बहुत होते हैं। तो जो इसका कंप्लायंस पार्ट है, जो इसका ऑनलाइन सिस्टम है, जो इसकी रिटर्न्स है, उसमें थोड़ी सी पेचीदियां हैं
जो कि हम लोग मिलकर अपनी लॉबी के थ्रू गवर्नमेंट के पास फीडबैक भेजते हैं। और अच्छी बात यह है कि वहां पे सुनवाई धीरे धीरे हो रही है, तो चीजों में इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट को भी जब लगता है कि टेक्निकल दिक्कत है तो इसलिए वो ड्यू डेट्स भी बढ़ा देती है। जैसे पीछे हमने देखा जीएसटी की रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाई गई और जो उस पर पेनल्टी थी वो भी ड्यू डेट के बाद नहीं ली गई। तो गवर्नमेंट भी समझ रही है, बट ये कदम ही इतने बड़े हैं कि ये जरूरी थे, और अगर ये नहीं उठाए होते कदम तो ये कभी उठ नहीं पाते। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको गवर्नमेंट को और फोकस करके जो टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया तो अभी हिंदुस्तान या गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, बट एक डेडलाइन थी, एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, उसके तहत तो उनको कुछ करना था। तो बट उसके बाद अभी मौका है कि हम इसको अच्छे से इम्प्रूवमेंट ले आए, जिससे कि लोगों को जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है वो पूरा हटाया जा सके, और उससे स्टैटिस्टिक्स में गवर्नमेंट को फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में आने से लॉन्ग टर्म में तो रेवेन्यू में तो फायदा होगा ही होगा। आप लोग पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, सरकार से सीधे विचार करते हैं। अभी आपने कहा कि आपकी लॉबी ने जो जो सजेशंस दिए थे गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार कर रही है। टैक्स स्लैब में कुछ सजेशन दिया है क्या आप लोगों ने? हाँ, हमने टैक्स स्लैब में भी लॉबी में सजेशंस दिए हुए हैं कि डिस्पोजेबल इनकम को किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए। और चूंकि क्या होता है कि हर साल एक इन्फ्लेशन 6-7% से बढ़ता चला जाता है, और अगर हम इस डिस्पोजेबल इनकम को, इस मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाते हैं तो जो अल्टीमेटली जो अमाउंट लोगों के हाथ में बचता है वो कम होता जाता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इसलिए उसको बढ़ाना हर साल जरूरी है, ताकि वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसमें से नेगेट हो पाए और उनको ज्यादा नहीं, उनकी पास तो उतना अमाउंट तो बचे। अच्छा, जिससे कि वो मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि निरंजन हीरानंदानी कुछ कह रहे हैं, जरा